So, the question for today, a very important and conceptual question. What are intergenerational rights? किस तरह के राइट्स को, किस तरह के अधिकारों को हम इंटरजेनरेशनल राइट्स कहते हैं? Now, look at these two questions on intergenerational rights. First question says, which among the following rights qualify to be called an intergenerational right? दिए गए 3 राइट्स में से किस राइट को आप एक इंटरजेनरेशनल राइट की कैटेगरी में रखेंगे? दूसरे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, all human rights are intergenerational rights. Second statement, all intergenerational rights are human rights. आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है या इनमें से कोई एक सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. If you know the answer to these questions, then kindly pause the video and write down your answer in the comment section. But if you don't know the answer, then you don't have to worry because this video is for you. After watching this video, you will be able to answer both the questions, and not only these 2 questions, but any question that can be asked or framed on this topic of intergenerational rights. तो आइए इंटरजेनरेशनल राइट के इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड राइट. व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है? अधिकार क्या है? राइट्स आर योर इंटरेस्ट्स, योर बेसिक फंडामेंटल वाइटल इंटरेस्ट्स. These are rights. हर वो चीज जिसके होने से आपके लेजिटिमेट वाइटल इंटरेस्ट सर्व होते हो, हर वो चीज जो आपके लिए रीजनेबली बेनिफिशियल हो, एडवांटेजियस हो, हर वो चीज जिसके होने से आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती हो. जब आप इन चीजों को मांगते हैं, इनसे मांगते हैं, समाज से मांगते हैं, स्टेट से मांगते हैं, गवर्नमेंट से मांगते हैं, जब आप इन चीजों को मांगते हैं, इन्हें क्लेम करते हैं, तो आप जिस भाषा को यूज करते हैं, द लैंग्वेज दैट यू यूज टू पुट दीज क्लेम्स इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी और द स्टेट और द गवर्नमेंट, जिस टर्म को आप यूज करते हैं, जिस आइडिया को यूज करके आप इन क्लेम्स को सोसाइटी के सामने रखते हैं, इसी टर्म, इसी आइडिया को हम राइट्स कहते हैं. सो द लैंग्वेज, द आइडिया, द टर्म दैट यू यूज टू पुट योर legitimate claims in front of the society, the state or the government for the fulfillment of your basic core vital interest, this idea or this term is called rights. So what are rights? Rights are claims put forward by an individual in front of the society or a state for the fulfillment of his or her basic vital legitimate interests. Now, most of the time हमें ये लगता है कि ये जो rights हैं, these rights only belong to the people who are currently alive. Human rights are normally understood in terms of rights that people hold who are alive today. लेकिन, what about the human being? What about the people? What about the individuals who are not yet born? That means the generation which is yet to come, the future generation. What about them? क्या आने वाले generation जो लोग अभी जन्म नहीं लिए हैं, क्या उनके भी कुछ basic interests हो सकते हैं? Vital interests हो सकते हैं? सवाल है कि क्या प्रेजेंट जनरेशन के एक्शंस, द जनरेशन विच इज अलाइव टुडे, द पीपल हु आर अलाइव टुडे, क्या प्रेजेंट जनरेशन के एक्शंस और एक्टिविटीज आने वाले जनरेशंस, दैट मींस द फ्यूचर जनरेशन के वाइटल इंटरेस्ट्स को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. एंड सैडली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. ये दुख की बात है कि धरती पर मौजूद जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इन सभी पर कंट्रोल, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेस पर कंट्रोल उन लोगों के पास है जो आज जीवित हैं. Those who are alive today, they have the control over all the resources that are present on earth. इतना ही नहीं, इन रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, इन्हें पूरा खत्म कर देना है या भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना है, इन क्रूशियल डिसीजंस को लेने के पावर के ऊपर भी जो कंट्रोल है वो प्रेजेंट जनरेशन के पास है. The present generation has power to use all the resources of earth and leave nothing for future. It has power to induce climate change and environmental degradation, which will negatively impact the quality of life of human beings who are yet to be born. Not only this, अगर प्रेजेंट जनरेशन चाहे तो प्रेजेंट जनरेशन के द्वारा यह भी डिसाइड किया जा सकता है कि अर्थ पे कोई फ्यूचर जनरेशन होगा या नहीं. This is also under our control. We humans, the humans who are currently alive, we can literally start an all-out nuclear war and kill everyone on earth, every life form on earth, and make this beautiful planet lifeless. Now imagine if future generation, that means the people who are yet to be born, if this future generation can communicate with the present generation, don't you think that this future generation would demand certain things from us, from this current generation, from the generation which is alive today?
The answer is yes. The future generation, if they could communicate with us, they are going to demand. And they will put these demands in the language of rights. वो सिर्फ डिमांड नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि उनका अधिकार है कि हम उन एक्टिविटीज को ना करें। जो जनरेशन आज जीवित है, वो जनरेशन उन एक्टिविटीज को परफॉर्म ना करे जिन एक्टिविटीज का कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। अगर भविष्य वर्तमान से बात कर सकता, तो भविष्य के लोगों के द्वारा वर्तमान के लोगों से डेफिनेटली कुछ चीजें डिमांड की जाएंगी। जैसे फ्यूचर जनरेशन हमसे कहता कि वर्तमान में वैसी कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म ना करें जो आने वाले जनरेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। हम रिसोर्सेज को यूज करें, लेकिन ये सोचकर हम प्रेजेंट रिसोर्सेज को, करंट रिसोर्सेज को यूज करें कि इन रिसोर्सेज पर सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन का ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन का भी हक है, इक्वल अधिकार है। हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, क्लाइमेट चेंज को इंड्यूस ना करें, क्योंकि पोल्यूशन तो हम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को काउज तो हम कर रहे हैं, और पोल्यूशन करके, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करके, ग्लोबल वार्मिंग को स्टार्ट करके हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे इन सभी एक्टिविटीज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। द फ्यूचर जनरेशन हु विल नॉट बी responsible for all these problems, but they are going to face the consequences of these problems. They did not cause the problem of climate change, the problem of global warming, the problem of pollution, but they are going to face the severe consequences of these problems, which are caused by us. So future generation have rights. They have rights, though they cannot come and claim these rights to us, but they have rights because our actions, our current actions are going to affect their interests, their quality of life, their prospects of life. So the future generation also has rights. And it is these rights of the future generation, the rights of the people who are not yet born, it is these rights that we refer to as intergenerational rights. इन्हीं अधिकारों को हम intergenerational rights कहते हैं। Intergenerational rights का ये भी मतलब है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन की ये ड्यूटी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। दैट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन के द्वारा ऐसे किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म ना किया जाए जिन एक्टिविटीज के कॉन्सिक्वेंसेस को फ्यूचर जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। वी, दैट मीन्स द पीपल हु आर अलाइव टुडे, we must not engage in any such activities which will negatively impact the quality of life of individuals who are yet to be born. This is the concept of intergenerational right. आइए अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने यहां आपको देने की कोशिश की, इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यूज करके इन दो एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो राइट्स हैं, इन राइट्स में से किस राइट को, किस अधिकार को हम एक इंटरजेनरेशनल राइट कह सकते हैं? राइट टू वोट। क्या भविष्य के लोग हमसे राइट टू वोट डिमांड कर सकते हैं? नहीं। राइट टू वोट, इट बिलोंग्स टू और इट मैटर्स टू द पीपल हु आर अलाइव टुडे। सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर। राइट टू वर्क, क्या भविष्य के लोग, द फ्यूचर जनरेशन विल डिमांड राइट टू वर्क? या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या राइट टू वर्क फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है? No, this is also not the case. So option B is also not the correct answer. Option C, right to freedom of speech and expression. क्या फ्यूचर जनरेशन हमसे ये अधिकार डिमांड कर सकते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या ये अधिकार फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है? दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। तो तीनों ही ऑप्शंस यहां पर गलत है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही राइट्स इंटरजेनरेशनल राइट्स की कैटेगरी में रखे नहीं जा सकते। नाउ यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के राइट्स को हम इंटरजेनरेशनल राइट्स कह सकते हैं। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरजेनरेशनल राइट। ये अधिकार, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरजेनरेशनल राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग करते हैं तो हम यहां पर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बल्कि हम फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली इस धरती पर मेंटेन रहे। हम सिर्फ रिसोर्सेज को यूज ना करें बल्कि इन रिसोर्सेज को आने वाला जनरेशन भी यूज कर सके। सो राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरजेनरेशनल राइट। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरजेनरेशनल राइट। राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो एन इंटरजेनरेशनल राइट्स। तो इस तरह से कई ऐसे राइट्स हैं जिन्हें हम इंटरजेनरेशनल राइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज ऑल ह्यूमन राइट्स आर इंटरजेनरेशनल राइट्स। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2, all intergenerational rights are human rights.
अब देखिए, सारे ह्यूमन राइट्स तो इंटरजेनरेशनल राइट्स नहीं होते। राइट टू वोट, राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी ह्यूमन राइट्स है, बट ये इंटरजेनरेशनल राइट नहीं है। लेकिन जो इंटरजेनरेशनल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन राइट। राइट टू लाइफ, दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन राइट। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन राइट। तो जितने भी इंटरजेनरेशनल राइट्स हैं वे सभी ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन सारी ह्यूमन राइट्स इंटरजेनरेशनल राइट्स नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। 2 इज करेक्ट बट 1 इज रॉन्ग। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और if you think that this video has helped you in gaining some sort of conceptual clarity on this particular topic, then please react to the video. Please give your feedback. Your reactions will encourage me, will encourage us to make more such videos. इस वीडियो को एंड करने से पहले once again I would like to inform all the students of political science who are preparing for UPSC civil service examination and have taken political science as their optional, and those students who are aiming to get JRF in UGC नेट एग्जाम, इन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनगोइंग कोर्स हमारे द्वारा रन किया जा रहा है, जहाँ पर इन सभी 10 यूनिट्स को, पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को मेरे द्वारा कवर किया गया है एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रिपरेशन में आपके साथ रहूँ, आपको गाइड करूँ, आपको हेल्प करूँ, देन आप इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। कोर्स में एनरोलमेंट के लिए, कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।